नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 6 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत जैसे एसएससी, सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिहार एसआई, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ एसआई, लगभग सभी परीक्षाओं, एनटीपीसी, रेलवे, लगभग सभी परीक्षाओं एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में भी यह मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है टैकाथॉन 2021। दोस्तों, यह काफ़ी बहुत ही अच्छी पहल है। जैसा कि इस जो खबर का मेन महत्व है कि भारत में खिलौनों का बाजार, यानी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बाजार है और भारत 80% से अधिक खिलौनों का आयात करता है। यानी पूरे विश्व में 7 लाख करोड़ का खिलौनों का व्यापार है। इसके लिए भारत में असीम संभावनाएं हैं। उसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को टैकाथॉन 2021 लॉन्च किया है। इसके तहत प्रतियोगियों को नए खिलौने और गेम का कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, जो गेम भारतीय सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, पौराणिक कथाओं आदि पर आधारित हों। इसमें 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका है। इसको इसलिए रखा गया है कि जैसे कि जागरूकता फैलाई जाए। आप देख सकते हैं कि आए दिन आप दुकानों पर जाते हैं तो खिलौनों में हमारे देश के खुद हाथ से बनाए हुए जो खिलौने हैं, खासकर लकड़ी के वर्क से बने जो खिलौने हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है। इससे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होगा और आत्मनिर्भर भारत की प्रासंगिकता मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इसमें छात्र, अध्यापक, स्टार्टअप, खिलौने से संबंधित विशेषज्ञ, पेशेवर भाग ले सकते हैं और इसमें जो है नेशनल टॉय फेयर में दिखाने का मौका मिलेगा इससे विजेताओं को, इनके कॉन्सेप्ट को, जिन्होंने कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारे देश के बच्चों को हमारे देश के खिलौने आकर्षित कर सकें। आज आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन, तो हल्क, तो कौन कौन से जो आ रहे हैं खिलौने, उनको देख करके बच्चे तुरंत खरीदने का प्रयास करते हैं। उनको देख करके लालच उनको आता है। आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो गुड्स हैं, चाइनीज़ खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, चारों तरफ भरमार पड़ी है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत में कितना बड़ा संभावना है खिलौने के बाजार का। तो अगर हमारे देश के शिक्षक, छात्र जो वर्तमान में खिलौनों को पसंद कर रहे हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा और साथ साथ यह एक विकास की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण पहल भी होगी। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्या? खिलौना। मंगलवार से ही टैकाथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। प्रपोजल को ऑनलाइन 20 जनवरी तक सबमिट किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये जो लोग भेजेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, उसको 21 जनवरी से यहाँ पर जनवरी कर लीजिएगा, 21 जनवरी से 8 फरवरी तक इसका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट किए गए आइडिया को 12 फरवरी को ऐलान किया जाएगा और ग्रैंड फिनाले जो होगा 23 से 25 फरवरी तक होगा। तो इसमें अपनी टीम और मेंटोर के साथ पहुंचना होगा। और इस लॉन्च के मौके पर शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, पूरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो भारत को वैश्विक खिलौना निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत में खिलौना बाजार आर्थिक आधार पर लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का है। सोचिए, लेकिन दुर्भाग्य से 80% खिलौने भारत में आयात किए जाते हैं। और ये भी कहा कि टैकाथॉन की शुरुआत वास्तव में सरकार द्वारा घरेलू खिलौने उद्योग, स्थानीय निर्माताओं के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रयास है। इससे क्या होगा कि जो कह सकते हैं कि जो मध्यम लघु उद्योग हैं, इसको भी बहुत अच्छी गति मिलेगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। याद रखना, टैकाथॉन का संबंध किससे? ऐसे ही पूछ लेगा। या भारत के खिलौनों में कितने प्रतिशत हम आयात करते हैं? कुल खिलौनों में भारत कितने प्रतिशत आयात करता है? इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड जो खास न्यूज़ है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। दोस्तों, भारत लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 7 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे क्या कहेंगे? WDFC, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर, ये 306 किलोमीटर, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा कितने किलोमीटर का है ये, 306 किलोमीटर, यानी न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यह रेवाड़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के ये गुड़ग्राम के बगल में ही अवस्थित है। रेवाड़ी से आगे महेंद्रगढ़, नारनौल ऐसे पड़ता है, तो इसी पर होते हुए राजस्थान, यहाँ पर देख सकते हैं कि जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर, अलवर जिलों में लगभग 227, यानी हरियाणा में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में 79 किलोमीटर, यानी 306 किलोमीटर में 79 हरियाणा में रहेगा और 227 किलोमीटर राजस्थान में रहेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रविंद्र कुमार जैन हैं, याद रखिएगा ये भी प्रश्न आ सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण यह बात है कि इस खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा, किशनगढ़ इलाके में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ मिलेगा। यह काठूवास में स्थित कानकोर के कंटेनर डिपो के बेहद इस्तेमाल को भी संभव बनाएगा। और यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पीपाव बंदरगाह हैं, मदुरा, दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क भी सुनिश्चित करेगा। यानी यह चल जाएगा तो इससे हम गुजरात को भी जोड़ सकेंगे। और इस खंड के उद्घाटन के साथ ही WDFC और EDFC के बीच निर्बाध संपर्क हो जाएगा, यानी वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर, जो कि अभी प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 29 दिसंबर, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, EDFC के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड देश को समर्पित किया था। तो इस तरह से दोनों के बीच संपर्क स्थापित हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि CCIL भारतीय रेलवे की पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा अधिकतम गति के मुकाबले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से मालगाड़ियां चलाएगा। वहीं भारतीय रेलवे की लाइनों पर मालगाड़ियों की 26 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा जो औसत गति को बढ़ाकर DFC पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जाएगा। और दोस्तों याद रखना कि यह जो है DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द कंट्रीज फर्स्ट कल्चरल इकोनॉमिक्स कोर्स विल स्टार्ट एट काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस यूनिवर्सिटी कह सकते हैं या BHU कहते हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है, यानी हमारे देश में एक नया कोर्स स्टार्ट करने की बात कर रही है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसका नाम है सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, यानी कल्चरल इकोनॉमिक्स के नाम से नया कोर्स लाने की तैयारी चल रही है। इसमें 2 साल का PG कोर्स होगा। इस पाठ्यक्रम के तहत भारत की कला संस्कृति, वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथों, गौरवशाली धरोहर, विरासत, लोक कलाओं, प्राचीन कलाकृतियों, वास्तुकला, लोक साहित्य, वैदिक विज्ञान आदि का को उद्योग से जोड़कर उस पर अध्ययन, शोध और अनुसंधान होगा। दोस्तों इससे लाभ होगा। हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, यानी प्राचीन काल में चाहे मौर्य साम्राज्य का शासन रहा हो, तो उस शासन की भी कला, संस्कृति, उन सब को इसमें अच्छे से इसका शोध किया जाएगा। देखिए, सोचिए, अभी हमारे देश में स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे देश के ही तर्ज पे इससे पहले ही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड समेत नीदरलैंड के रॉटरडम जैसे विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को एकेडमिक रूप दिया गया है। और सोचिए, इंडोलॉजी, याद रखना इंडोलॉजी का संबंध किससे है? तो भारत की प्राचीन विद्याओं, वेद, वेदांत, सांख्य शास्त्रों, दर्शन, कौटिल्य, मौर्य काल की अर्थनीति, चाणक्य की अर्थनीति, चाणक्य का जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि सामाजिक ताने बाने पर बुना गया, तो वह जो है इन सब चीज़ों का, राजनीतिक दर्शन को आधार बनाकर ही सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का प्रसार किया गया। लेकिन भारत में ही पुरातन विद्या को एकेडमिक रूप नहीं दिया जा सका। सोचिए कितनी सोचनीय बात है, यानी पाश्चात्य देश कितनी तेजी से हमारे देश की ओर आकर्षित, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए बनारस यूनिवर्सिटी ने यह 2 साल का कोर्स चलाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे देश की पुरानी सभ्यताओं, पुरानी संस्कृतियों
कला, साहित्य, वास्तुकला, वेद, पुराण, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। इस पर अनुसंधान किया जाएगा। पाश्चात्य सभ्यता के छात्रों को भारत और बनारस की संस्कृति हमेशा से लुभाती रही है। यह कोर्स भारतीयों के साथ साथ उन्हें भी बीएचयू में अध्ययन को खासा प्रोत्साहित करेगा। इस कोर्स में देश के पर्यटन, सांस्कृतिक विकास से जोड़कर ही शिक्षा दी जाएगी, जिससे रोजगार और स्व उद्यमिता को भी स्थानीय स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भी यह मदद करेगी, जिससे क्या होगा कि पाश्चात्य देश के लोग भारत में और तेजी से आकर्षित होंगे। इस तरह के कोर्सेज करेंगे, भारत को लाभ होगा। यानी इसको भी आप अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। मैक्सिको विल गिव पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू जूलियन असांजे। नाम ही इनका है जूलियन असांजे। यह पूरी चर्चा में रहते हैं, लगातार चर्चा में रहे हैं दोस्तों। अब इनका जीवन बहुत ही बदतर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी जो है कह सकते हैं पूरा कंसंट्रेशन इस व्यक्ति के ऊपर बना दिया, जिसकी वजह से इसकी स्थिति अब अच्छी नहीं है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि यह आत्महत्या कर लें। तो ऐसे में मैक्सिको देश आगे आया है और इन्हें राजनीतिक शरण देने की बात के लिए तैयार हो गया है। मैक्सिको की यह पेशकश तब सामने आई जब अमेरिका द्वारा असांजे के प्रत्यर्पण संधि की मांग को ब्रिटेन की एक अदालत ने ठुकरा दिया है। जूलियन असांजे पर एक दशक पहले अमेरिकी सेना के गोपनीय दस्तावेजों और कूटनीतिक संदेशों को सार्वजनिक करने का आरोप है। यही कारण है कि अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका में अगर इसके ऊपर केस चलाया जाता है तो दोस्तों इनको 175 वर्ष की सजा होगी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसान सजा है, क्या हाल होगा इनका, और वहां पर इनको और भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रल लंदन की डिस्ट्रिक्ट ओल्ड बैले कोर्ट की जज वेनिसा वेरिएस्टर ने कहा कि असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाता है तो वहां उसे हिरासत में बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। और मैक्सिको की इस नई पेशकश के बाद इस मामले को एक नया मोड़ मिल गया है दोस्तों। तो इस तरह से मैक्सिको चर्चा में आ गया है। थोड़ा सा मैक्सिको के बारे में जान लीजिए। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी है। यहाँ की लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों ये सब लैटिन अमेरिकी कंट्री के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से लेकर के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है दोस्तों। ये देख रहे हैं इधर प्रशांत महासागर है, इधर कैरेबियन सागर है, ये बीच में मैक्सिको की खाड़ी है, यहीं से टॉर्नेडो भी उठता है। ये देख रहे हैं ना अमेरिका का सबसे दक्षिणतम शहर मियामी है, फ्लोरिडा प्रांत के अंतर्गत आता है। और इसमें देख रहे हैं छोटे छोटे देश हैं, बेलीज है, इसकी राजधानी बेल्मोपेन है, ग्वाटेमाला है, इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, एल सल्वाडोर है, इसकी राजधानी सान सल्वाडोर है, निकारागुआ है जिसकी राजधानी मानागुआ है, और होंडुरास है जिसकी राजधानी टिगुआ सिगल्पा है। और दोस्तों कोस्टारिका है जिसकी राजधानी सेंट जॉन्स है, और यह पनामा है। यही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से यही स्थल संधि जोड़ती है, जिसे पनामा इस्थुमस कहा जाता है दोस्तों। इस्थुमस का मतलब स्थल संधि, यानी दो, दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी। जैसे स्टेट में क्या बताया था, दो सागरों को जोड़ती है और स्थलों को अलग करती है। यहाँ इस्थुमस क्या है, दो स्थलों को जोड़ता है और सागरों को अलग करता है। तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर या अटलांटिक ओशियन को यह अलग कर रही है पनामा स्थल संधि। तो यह मैक्सिको, इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना चिहुआहुआ, यह विश्व की सबसे बड़ी यहीं पर चांदी की खान है, चांदी का प्रमुख उत्पादक देश है, और इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है दोस्तों। और यहीं पर पोपोकैटेपिटल ज्वालामुखी पर्वत भी स्थित है दोस्तों। और ये देख रहे हैं स्पेनिश, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज आब्रेडोर, और यहाँ की जो मुद्रा है मैक्सिकन पेसो है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेड चाइनीज आर्मी रेडी फॉर वॉर एट एनी मोमेंट। देखिए फिर यह दिक्कत शुरू कर दिया है, यानी यह लगातार पूरे कोरोना काल में, आज देखिए कि पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है कि इस वैश्विक महामारी में भारत एक लीडर के रूप में उभर करके आया। जिस प्रकार भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में इतनी आसानी से लड़ाई लड़ा, और पूरे चाहे वो जो है बिल गेट्स हो, चाहे WHO हो, विश्व के सभी देश और प्रमुख संस्थान आज भारत की बड़ाई कर रहे हैं, और ये बगल में चाइनीज यह परेशान कर रखा है दोस्तों। पिछले 7 महीनों से भारत को परेशान कर रखा है, और अब बोल रहा है कि युद्ध की स्थिति कभी भी आ सकती है। हालांकि भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है दोस्तों। भारत अब जो है इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की रक्षा पंक्ति काफी मजबूत हो चुकी है। तो इस तरह से भारत से तनातनी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने सशस्त्र बलों को वास्तविक जंगी परिस्थितियों में अभ्यास करने का भी
भी आदेश दे दिया है। पिछले वर्ष जून में गलवान घाटी और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो वहीं हमने 40 सैनिकों को उनके मारा था। दोस्तों, अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। चीन ने पूर्वी लद्दाख सीमा में टकराव के मद्देनजर रडार, सतह से हवा, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भारी संख्या में बीते दिसंबर से ही तैनात कर दिए हैं। ऐसे में भारत को एकदम एक रंच मात्र का भी संदेह नहीं होना चाहिए और अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते हुए इससे लोहा लेने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह चौकस है, किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। सेना ने बड़ी संख्या में T-90, T-72 टैंक, तोपें, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। गौरतलब हो कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 9 महीने से यह गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए सैन्य और राजनयिक वार्ता भी चल रही है, लेकिन इसका कोई मूर्त रूप में सलूशन नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जिस तरह से चीन ने यह राग छेड़ दिया है, तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम बात करते हैं अमेरिका की पहली अश्वेत महिला। अमेरिका में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार एक अश्वेत महिला अधिकारी एडमिरल सिडनी बार्बर, यह देख रहे हैं मुस्कुराते हुए इनकी फोटो आ रही है, इनका नाम है सिडनी बार्बर, को नौसेना अकादमी का नेतृत्व सौंपा गया है। मिड फिशमैन फर्स्ट क्लास सिडनी बार्बर ब्रिगेडियर कमांडर के रूप में प्रशिक्षु अफसरों को बुनियादी प्रशिक्षण देंगी। तो देश में जारी नस्ल तनाव के बीच किसी अश्वेत महिला यानी सिडनी बार्बर को यह जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे पेशे में हैं जहां भेदभाव बर्दाश्त नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है अमेरिका से, और ध्यान रखेंगे हमारे परीक्षाओं में भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के हैं करण बाजवा। तो गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि करण बाजवा अब एशिया प्रशांत क्षेत्र को लीड करेंगे, प्रमुख होंगे। कंपनी ने उन्हें इस क्षेत्र का प्रमुख बनाया है। अभी करण बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं। कंपनी के जारी बयान में कहा गया है आज से वह कंपनी के गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और गूगल कार्य क्षेत्र सहित गूगल क्लाउड के सभी क्षेत्रीय राजस्व और गो टू मार्केट संचालन का नेतृत्व करेंगे दोस्तों। और गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में वर्चस्व के लिए अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। तो वर्तमान में बाजवा अब किसका स्थान लेंगे? रिक हर्समैन का। रिक हर्समैन इससे पहले थे, वह अब जॉब छोड़ करके कहीं दूसरी जगह संभावनाओं को तलाश रहे हैं। बाजवा अभी गुरुग्राम में तैनात हैं, लेकिन इस साल उन्हें सिंगापुर भेज दिया जाएगा। जब तक नए वरिष्ठ कर्मी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक भारत में गूगल क्लाउड की अगुवाई भी वो करते रहेंगे। तो बाजवा अब गूगल क्लाउड के अध्यक्ष यानी सेल को जो प्रेसिडेंट हैं, याद रखना इनके अध्यक्ष का नाम भी, रॉस एंसिलिन को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड ने काफी बड़ी बढ़त दर्ज कर ली है। और दोस्तों कंपनी के साथ NANZ बैंक, लैंड लीज, ऑप्टस, शेयरचैट, टेक महिंद्रा जैसे ग्राहक जुड़े हैं। अन्य ग्राहकों में L&T फाइनेंस, विप्रो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, किया मोटर्स, गोजैक, टोकोपीडिया और एक्सेल एक्सियाटा शामिल हैं। इसने जकार्ता और सोल में पिछले साल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पेश किया था, जिसका विस्तार दिल्ली और मेलबोर्न में साल 2021 में करने की योजना है। तो ध्यान रखेंगे करण बाजवा का नाम। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडियन इकोनॉमी टू डिक्लाइन बाय 9.6%। दोस्तों अर्थव्यवस्था में जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। ऐसे में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है, और यह परिवार के स्तर पर व्यय और निजी निवेश में आई कमी को प्रतिबिंबित करता है। वहीं अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जाएगा, यानी 5.4% वृद्धि का अनुमान है दोस्तों। तो विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में आर्थिक वृद्धि दर 21-22 में सुधरेगी और इसके 5.4% का अनुमान है। वित्तीय क्षेत्र में कमजोरियों को
देखते हुए कमजोर तुलनात्मक आधार पर मिलने वाले तेजी को निजी क्षेत्र की तरफ से कम निवेश प्रभावित करेगा। और रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की कुल रोजगार में हिस्सेदारी 80% है और इस महामारी के कारण आय की काफी नुकसान हुआ है। लेकिन हाल ही में बिजली खपत, पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जीएसटी संग्रह जैसे आंकड़ों को देखने से यह संकेत मिलता है कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में रिवाइवल तेजी से हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी, यह महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अब पड़ोसी देशों का क्या हाल है, दक्षिण एशिया का क्या हाल है? तो विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बारे में भी कहा है कि वहां रिवाइवल हल्का रहेगा। वृद्धि दर 2021 में 0.5% रहने का अनुमान है। लगातार राजकोषीय मजबूती को लेकर दबाव एवं सेवा क्षेत्र में कमजोरियों को देखते हुए वृद्धि पर असर पड़ने की संभावना है। दोस्तों, दक्षिण एशिया के अन्य देशों में कोविड-19 का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन उसके बाद भी वे काफी प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्थाएं पर्यटन या यात्रा पर काफी हद तक निर्भर थीं, उन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव। जैसे क्या है, मालदीव हो गया, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर पर्यटन घूमने के लिए लोग जाते हैं, जो कि सब बंद पड़ा है, जिसकी वजह से यह देश भी काफी प्रभावित हुए। हालांकि भारत ने इन देशों की भी मदद की है। तो रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में वृद्धि दर 3.3% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4% वृद्धि का अनुमान जताया है। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 टीके को मिली मंजूरी के बाद भी जताया गया अनुमान महामारी से पहले के 5% की वृद्धि की प्रवृत्ति से पहले कम था। वहीं रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4.3% की गिरावट का, आप सोचिए पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब गिरावट है तो भारत में भी इसका असर दिखेगा ही। तो यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। बुद्धिस्ट मॉन्क ज्ञानेश्वर टू रिसीव म्यांमार हाईएस्ट रिलीजियस अवार्ड। दोस्तों, हमारे देश पड़ोसी देश में ही स्थित है म्यांमार। यहाँ पर देख सकते हैं 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करता है। यह म्यांमार है, जिसकी कैपिटल क्या है? न्यापीटाओ है दोस्तों। तो म्यांमार का जो सर्वोच्च धार्मिक सम्मान है उसका नाम है अभिध्वजा महारथा गुरु। यह सम्मान हमारे देश के कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष AB ज्ञानेश्वर को देने की घोषणा की गई है। यह पहले ऐसे भारतीय होंगे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो म्यांमार सरकार ज्ञानेश्वर समेत विभिन्न देशों के 16 लोगों को यह सम्मान मार्च 2021 में प्रदान करेगी। वहां के राष्ट्रपति अपने हाथों से संत ज्ञानेश्वर को सम्मानित करेंगे, यानी भिक्षु ज्ञानेश्वर को सम्मानित करेंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह 1963 में भारत आए थे म्यांमार से और यहीं के निवासी हो गए। इनके गुरु चंद्रमणि इनको 1963 में लाए थे, तभी से यह भारतीय बनकर रहने लगे। यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय को मिला है, यह ध्यान रखेंगे। और इससे पहले भी इन्हें 3 सम्मान 1997 में अग्र महापंडित और अग्र महासद्भव ज्योतिका ध्वजा 2005 और अभिधम्मा महासद्धम ज्योतिका ध्वजा 2016 सम्मान, यानी इससे पहले 3 सम्मान और पा चुके हैं और चौथा सम्मान यह होगा म्यांमार का सर्वोच्च सम्मान। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। ग्रेग क्लार्क गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन हॉकी टीम। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व ओलंपियन, यह फोटो आप देख सकते हैं, ग्रेग क्लार्क, ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। को टोक्यो ओलंपिक खेलों तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया विश्लेषणात्मक कोच नियुक्त किया गया है। क्लार्क इस महीने राष्ट्रीय शिविर टीम में जुड़ेंगे। और दोस्तों, वह इससे पहले 13-14 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। तब भारतीय टीम ने सुल्तान जोहोर कप, ये भी ध्यान रखा करिए, जोहोर कप का संबंध किस खेल से, ऐसे सीधे पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे। और नई दिल्ली में 2013 में FIS जूनियर विश्व कप में भाग लिया था। वह 2017 से 20 तक कनाडा की पुरुष टीम के सहायक कोच रहे थे। और क्लार्क अपने 11 साल के लंबे कैरियर में 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 2 विश्व कप और 2 ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया है, जो वर्तमान में अब हमारे देश के कोच बनेंगे, विश्लेषणात्मक कोच बनेंगे। अब बात करते हैं अभिषेक यादव बिकम्स द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। भारत में ऐसा उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं जब भारतीय टीम के किसी पूर्व खिलाड़ी को खेल के राष्ट्रीय महासंघ में एक उच्च पद पर नियुक्त किया जाए। अब देखिए ना, राष्ट्रीय जो इसके अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल हैं, वो नेताजी हैं,
महाराष्ट्र से आते हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनको फुटबॉल का अध्यक्ष बनाया गया है। यह पहली बार बहुत ही अच्छी पहल है कि इनको जो है उप महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखेंगे 40 साल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गवली और क्लाइमेक्स लॉरेंस जैसे दिग्गजों के साथ राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। वह 2018 से राष्ट्रीय टीम के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो याद रखना, अखिलेश यादव स्ट्राइकर रहे हैं, अभिषेक यादव, इनको बनाया गया है उप महासचिव। दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में की गई थी। यह देश में फुटबॉल प्रतियोगिताओं को मंजूरी देता है और आयोजन भी करता है। वर्तमान में भारत में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं इंडियन सुपर लीग, आई लीग, फेडरेशन कप। AIFF को फीफा से 1948 में एफिलिएट किया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं और महासचिव कुशल दास हैं। इस तरह से अखिलेश यादव को क्या बनाया गया? उप महासचिव बनाया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल की ही जो मैंने 4 मृदाओं की चर्चा की थी, अब इसके आगे चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मृदाओं को 8 समूहों में बांटा है, जिसमें से 4 हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट 4 की अब हम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि कल भी हमने बताया था, इसमें एक पॉइंट और याद रखना, द वर्ड सॉइल ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है और द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एडेफोलॉजी। ये ध्यान रखना, एडेफोलॉजी कहलाता है किसको? पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन एफिडोलॉजी कहलाता है। 5वीं जो महत्वपूर्ण जो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, नाम से ही दिख रहा है, डेजर्ट सॉइल है दोस्तों। तो ये राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो यह मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, यानी ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब के भागों में, गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दोस्तों, यह मिट्टी भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैली हुई है। दोस्तों, इस मृदा में फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में, अगर इसको सिंचाई मिले तो यह मृदा में बहुत अच्छा फसल उगाया जा सकता है, लेकिन पानी की साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर दिस सॉइल ब्रेक डाउन एंड ब्रेक इनटू सैंड पार्टिकल। यही कारण है कि अधिक तापमान के कारण ये मृदाएं टूट जाती हैं, बालू के कणों में विखंडित हो जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर फसल, या कह सकते हैं कि कांटेदार वृक्ष, नागफनी, कैक्टस, हाँ ये सब, जैसे नागफनी है, बबूल है, कीकर, इन सब का पेड़ आप देखते हैं ना, कांटेदार वृक्ष, झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों। तो इस तरह से इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में, लेकिन इसमें जीवांश ईंधन और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे मरुस्थलीय मृदा में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मृदा, यानी पहाड़ों पे ये देख सकते हैं कि पर्वतीय पहाड़ों क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यानी कह सकते हैं कि ये कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मृदा। इस मृदा की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि यह अपरदन की समस्या से जूझती रहती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई, मिट्टी कट के नीचे चली जाती है। अपरदन की समस्या, यानी पूछा जाए कि इन सभी मृदाओं में सबसे ज्यादा अपरदन की समस्या किस मृदा में है, तो वो माउंटेनियस, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर इस मृदा का विकास होता है। यही कारण है कि इसकी जो लेयर होती है, यह काफी पतली होती हैं दोस्तों, याद रखना, और हर समय यह बदलती रहती हैं। इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी होती है, हालांकि इसमें जीवांश पाया जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे पत्तियां सड़ते गलते रहते हैं, यही कारण है कि इसका डार्क ब्राउन कलर की यह मृदा हो जाती है दोस्तों। यह मृदा सेब, नाशपाती, आलूचा, आप देख सकते हैं सेब सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो यह सब फसल के लिए लाभदायक होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सेलाइन सॉइल, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे कि कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन की क्षमता का अभाव की वजह से इस मृदा का विकास तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गंगानगर क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ज्यादातर जहां वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, जल भराव की समस्या है, जिसकी वजह से मृदा की जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और मृदा, जब पानी वहां से हटाया जाता है तो मृदा सूख जाती है। उसके ऊपर रेह ऊसर, व्हाइट रेसेस पड़ जाते हैं, जिसे रेह ऊसर या कलर कहा जाता है। देखिए अलग अलग नाम है, तूर,
पंजाब में ऊसर, कल्लर, रेह, करेल, राकड़, चौपन, नमक मिट्टी आदि नाम से जाना जाता है। आप देखते होंगे ना खेतों के बगल में सफेद सफेद रेसेस पड़ जाते हैं, उसी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पे बाय द कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व का नियम पढ़ा है ना फिजिक्स में, पौधों में पानी कैसे ऊपर तक पहुंचता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। इसी तरह से यह नमक के लवण ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से समुद्र तटीय क्षेत्रों में, अब जैसे यहां पर देखिए समुद्र की लहरें, और यह समुद्र क्या है, खारा जल है, लवणता है, तो यह तटीय क्षेत्रों को भिगोता रहता है यह जल, जिसकी वजह से इसकी भी प्रकृति लवणीय हो जाती है। और दोस्तों यहां पर नारियल, अब सोचिए मृदा, लवणीय मृदा में नारियल, अंदर उसके मीठा पानी होता है, सबसे ज्यादा सबसे अच्छी फसल होती है। तेल ताड़ की कृषि यहाँ पर की जाती है दोस्तों। उर्वरता से रहित, जबकि जीवांश आदि नहीं मिलते, इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों, याद रखना। और दक्षिणी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गंगा के बाएं किनारे, केरल तट, सुंदरवन, इन क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है, जहां सिंचाई के कारण जल स्तर काफी ऊपर उठ जाता है। और इसको रीजनरेट करने के लिए जिप्सम, जैसे देखिए, अब देखिए राजस्थान में समस्या है, पंजाब हरियाणा तो नजदीक में जिप्सम, सबसे ज्यादा जिप्सम कहां होता है, राजस्थान में होता है। तो जिप्सम से इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है दोस्तों, रीजनरेट किया जा सकता है। अब लास्ट है ऑर्गेनिक सॉइल, इसे जैविक या पीट मृदा या दलदली मृदा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मर्सी सॉइल एरिया इन इंडिया इज फाउंड, जैसे केरला, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र, यानी इसमें क्या होता है, पानी में पेड़ तैरते रहते हैं इसमें, जैसे सनरीटा है, आप सुंदरी वृक्ष, सुंदरवन, ये सब क्या है, यह जैविक मृदा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो दलदली मिट्टी में फास्फोरस व पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होती है दोस्तों। और दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, और इसका भी कलर ब्राउन होता है दोस्तों। टू मच ऑर्गेनिक मैटर के कारण, यानी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कह सकते हैं द्रव्य के कारण, इसका रंग भूरा, काला भूरा हो जाता है। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो लगातार बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में मनु शर्मा, दीपेश शर्मा, घनश्याम मिश्रा, सोमेंदु, विनय शर्मा, नेहा हंस, शुभांशी काटरे, सूरज उपाध्याय, अभिषेक अचवाले, जयंता पारिया, अजीज डार, विवेक सिंह, अश्विन प्रभा, विक्की, शुभम रघुवंशी, ज्ञान रंजन साहू, राजेश कुमार, सौरभ चौधरी, वैष्णवी मते, सुकन्या जेना, इस्माइल जैस, संदीप यादव, उदय, मुस्कान हरुण शेख, अंचित कौर, संजय नेगी, अयूब हसन खान, इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दिया है, और बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज फिर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रतिशत खिलौने का आयात किया जाता है, 70%, 75%, 80% या 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन हैं, रविंद्र कुमार जैन, विनोद कुमार यादव, सुनीत शर्मा या भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलियन असांजे किस देश से हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने किसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया है, रिक हर्षमैन, करण बाजवा या रॉब एंसलिन या सुंदर पिचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय में अब सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के नाम से नया कोर्स लाने की तैयारी चल रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिध्वजा महारथा गुरु किसे देने की घोषणा की है, भिक्षु ज्ञानेश्वर को, भिक्षु चंद्रमणि, भिक्षुणी अनुजा और भिक्षुणी धनावती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुरुष हॉकी टीम का नया विश्लेषक कोच ग्रेग क्लार्क को नियुक्त किया गया है, वह किस देश से हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन या जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, अभिषेक यादव, प्रफुल्ल पटेल, बाईचुंग भूटिया या कुशल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है, हु जिनताओ, शी जिनपिंग, बान की मून या शिंजो अबे। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रेह, ऊसर तथा कल्लर के नाम से किस मृदा को जाना जाता है, विच सॉइल इज नोन एज रेह, ऊसर और कल्लर, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा या मरुस्थलीय मृदा या जैविक मृदा। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।